हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी पीएबीटी की एग्ज़ाम हो गई है 23 नवंबर को। तो आशा करो कि आपका पेपर अच्छा गया हो। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले नीट अप्रैल बैच का फिजिक्स का पेपर। टॉपिक था वर्क एनर्जी एंड पावर। तो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल। यहाँ पर 4 ऑप्शन की मैंने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें टिक करना है। ओके, तो अगर जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करती है तो ऑलवेज क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, और फोर्स जो लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एज यू नो कि वर्क डन की फॉर्मूला क्या है कि एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एंड बिकॉज अब थीटा 90 डिग्री के इक्वल है तो कॉस 90 विल बी ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पर वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आएगा, नो वर्क इज डन ऑन इट, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass 50 kg slides over a horizontal distance of 1 meter if the coefficient of friction between the surfaces is 0.2, then work done against friction। मतलब एक ब्लॉक है 50 किलोग्राम का, ओके, और वो स्लाइड कर रहा है ऑन अ फ्रिक्शन ऑन अ रफ सरफेस। तो ऐसे वो लेट से ये डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है। उसने स्लाइड कितना किया कि 1 मीटर स्लाइड किया। 1 मीटर पे के बाद यहाँ पर आके तो डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 के इक्वल है, मतलब म्यू हमें गिवन है 0.2। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी गिवन बाय दैट विल इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैं ये यूज़ करता है, जहाँ पर हम फोर्स कौन सा लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो ऑलवेज म्यू एन के इक्वल होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, एंड एज यू नो कि यहाँ पर जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, तो वी आर एक्चुअली डूइंग वर्क इन दिस डायरेक्शन, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा। दैट मीन्स कि एंगल कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 180 हो जाएगा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स को मैंने म्यू एन ले लिया। अब एन किसके इक्वल होगा, एज यू नो कि एन इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स होता है वो एम जी के इक्वल होता है। दैट मीन्स नीचे हो जाएगा म्यू एम जी डी, कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1 में लिख देता हूँ। अब म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू इज 0.2, मास इज गिवन बाय 50 किलोग्राम, जी इज नॉट गिवन टू, विल टेक 9.8। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 1 मीटर, दैट इज -1। तो अब ये सबका कैलकुलेशन करेंगे, दैट 50 इंटू 0.2 इज 10 इंटू 9.8 इज 98, 98 इंटू -1 इज -98 जूल। ओके, बट हमें से मैग्नीट्यूड से काम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, विच इज 98। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो 60 किलोग्राम वेट इज ड्रैग्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ रोप फॉर 2 meters if coefficient of friction is mu equal to 0.5, the angle of rope with the surface is 60 degree and g equal to 9.8, then work done is। मतलब यहाँ पर ऐसा एक रोप है, ये रोप एक 60 किलोग्राम वेट को पुल कर रहा है लाइक दिस, and that rope it is at an angle of 60 degree with the horizontal। तो मैं एंड म्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 के इक्वल गिवन है। तो मैं फाइंड क्या करना है कि वर्क डन फाइंड करना है बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो लेट्स से कि ये जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, एंड द कंपोनेंट्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ये हो जाएगा एफ कॉस 60 एंड दिस विल बी एफ साइन 60। दिस इज नॉर्मल फोर्स एंड नीचे एक हो जाएगा एम जी फोर्स एंड पीछे हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो ये सारे फोर्सेज होंगे। अब हमें मुझे फाइंड करना होगा वर्क डन, आई नीड दैट फोर्स एफ, एक्सटर्नल फोर्स मुझे फाइंड करना होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो एफ कॉस 60 होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, वेयर एन विल बी गिवन बाय, अगर यहाँ से हम वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर, तो एन जो होगा वो एम जी माइनस एफ साइन 60 के इक्वल होगा। तो ये f/2 हो जाएगा cos 60, म्यू की वैल्यू 0.5 गिवन है, m की वैल्यू 60 इंटू 9.8 माइनस एफ साइन 60। तो 2 इस साइड जाकर ये 1 हो जाएगा,
60 इंटू 9.8 करेंगे तो 98 सिक्सा, 98 सिक्सा विल बी 588। ये f sin 60 को इससे लेंगे तो f1 प्लस साइन 60 इज इक्वल टू 588 हो जाएगा। सो यहाँ से मैं अगर f इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 588 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 60। इसमें साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 बाई 2। ओके, सो ये 2 प्लस रूट 3 अब इंटू 2 हो जाएगा, तो 588 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3। तो ये हमारा समथिंग फोर्स मिलेगा। अब वर्क डन अगर फाइंड करना है तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस 60। उसमें एफ हम लिख देंगे 588 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर के इक्वल एंड कॉस 60 1/2 के इक्वल होगा। तो ये जो हमारा होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए 600 इंटू 2 करेंगे तो 1200 विच इज़ 1176 अपॉन 2 प्लस रूट 3 विच इज़ क्लोज टू 11736 अपॉन 3.73। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आएगा। सो मैं कैलकुलेटर यूज़ करके चेक कर लेता हूँ। तो इट इज़ 315। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A body which moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force of 5 Newton with the work done is 25 joules. The angle which the force makes with the direction of the motion of the body. मतलब हमें वर्क डन दे रखा है 25 जूल, वी हैव बीन गिवन अ फोर्स। ओके, फोर्स हमें दे रखा है कि 5 न्यूटन है एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर है। तो हमें एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। ये 25, ये 5, ये 10 और कॉस थीटा फाइंड करना है। ये 5 5 हो जाएगा, ये 5 2 हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी 1/2 एंड कॉस थीटा अगर 1/2 है तो थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एक वेक्टर फॉर्म में फोर्स दे रखा है 5i प्लस 3j कैप is applied over a particle which displaces it from its origin to the point r equal to 2i minus 1j cap. तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एज्यूम होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम 5i प्लस 3j कैप और ये 2i कैप माइनस j कैप मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 5 2 10 होगा, 3 एंड दैट इज 7 जूल आंसर हो जाएगा। सो सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अ कॉर्ड इज यूज्ड टू lower vertically a block of mass m by a distance d with constant downward acceleration g/4. Work done by the cord on the block is okay. So let's say कि कॉर्ड है यहाँ पर एंड देयर इज अ ब्लॉक जो है इसका मास m है। ओके, एंड हम कर क्या रहे कि इसको हम डाउनवर्ड डी डिस्टेंस मूव करना है विथ ए कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ g/4। जो नीचे एक्सेलरेशन होगा वो g/4 के इक्वल होगा। सो वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक कितना होगा। अब कॉर्ड के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कि टेंशन फोर्स लग रहा होगा। ओके, नीचे एक mg फोर्स लग रहा होगा एंड बिकॉज एक सूडो फोर्स लग रहा होगा mg/4 इन दी अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज g/4 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक फाइंड करना है। तो कॉर्ड कौन सा फोर्स लगा रहा है कि टेंशन फोर्स लगा रहा है। तो वर्क डन अगर फाइंड करना है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट करेंगे, बट जो फोर्स लेंगे वो क्या लेंगे, टेंशन फोर्स लेंगे। तो टेंशन फोर्स पहले फाइंड करने के लिए मैं टी इज इक्वल टू यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम पर से मैं टी इज इक्वल टू लिख दूंगा mg माइनस mg/4 विच इज 3 mg/4 दैट इज द टेंशन फोर्स। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू टी डॉट डी। ओके, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सो वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक पूछा है।
कि कॉर्ड कितना वर्क डन कर रहा है. सो अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वो नीचे की साइड हो रहा है. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट विल डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड टेंशन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? टेंशन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, सो आई विल से इट इज इक्वल टू टी डी तो ये हमारा आंसर आ जाएगा विच इज सी ऑप्शन. ओके, A block of mass m is pulled along a circular arc by means of a constant horizontal force as shown. Work done by this force in pulling the block from A to B. Okay, so हम एक ब्लॉक को A to B तक पुल करें by a constant horizontal force. तो what will be the work done? So यहाँ पर भी अगर देखो तो वर्क डन इज इक्वल टू, जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन, बिकॉज व्हेन यू पुलिंग समथिंग. ओके, सो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अगर मैं करूँगा, सो एफ को भी एफ ही रखते हैं. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखो तो ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, विच हैज बीन डन. एक्चुअली दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वी हैव डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ के कितना होगा? आर साइन 60 के होगा. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो डिस्प्लेसमेंट आई विल राइट आर साइन 60 इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 FR, विच इज सी ऑप्शन. ओके, यहाँ पर 2 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है. फोर्स एक्स ऑन अ 3 ग्राम पार्टिकल इन सच अ वे दैट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस. Where x is in meters and t is in seconds, the work done during the first 4 seconds. Okay, तो मैं work done find करना in the first 4 seconds. तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि what is the displacement in 4 seconds. Okay, तो displacement अगर मुझे डेल्टा x फाइंड करना तो xf minus xi. तो अगर मैं पोजीशन फाइंड करूँ इन 4 सेकेंड्स तो कितना होगा? बट द प्रॉब्लम इसका हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द फोर्स हियर. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो यहाँ पे क्या करते हैं? फोर्स इज़ नॉट गिवन. ओके, तो वी कैन यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम हियर कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो हाफ m v² minus u². The mass हमें given है, mass is given by 3 gram, which is 3 into 10⁻³ 3. Okay, because हमें आंसर मिली जुल में लाना है तो ये 10⁻³ नहीं रखोगे तो भी चलेगा. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो मुझे x दे रखा है, जो पोजीशन दे रखी है वो ये है. अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करके वेलोसिटी फाइंड करूँ तो 3 minus 8t plus 3t². एंड अगर मैं फाइंड करूँ एट t equal to 4 seconds. So 19 मीटर पर सेकेंड हमारा
फाइनल वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 सेकेंड्स पर। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं फाइंड करूँ तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो 3 हो जाएगी। तो फाइनली फाइनल 19 स्क्वायर दिस इज 3 स्क्वायर। 19 स्क्वायर कितना होता है? 19 स्क्वायर होता है 361 एंड 3 स्क्वायर इज 9। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 176 इंटू 3 तो कितना होगा? डेट विल बी 175। सो डेट इज 350 एंड 525। सो 528 और आई विल से अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं फाइन देखूँ डेट इज 530 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड पोजीशन इज शोन इन द फिगर। द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर टू x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये एक्चुअली देखो यहाँ पर ग्राफ किसका गिवन है? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है। एंड फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ पे जो एरिया होता है ग्राफ का वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो मुझे सिर्फ फाइंड क्या करना है कि ये ग्राफ का एरिया फाइंड करना होगा टिल 5 सेंटीमीटर 1 to 5। अब देखो तो बिकॉज ये डाइन में और ये सेंटीमीटर में मतलब CGS में, तो वर्क डन भी CGS में मिलेगा विच इज CGS यूनिट वर्क डन का अर्ग्स होता है। तो हमें आंसर भी अर्ग्स में लाना है। अब यहाँ पर देखो तो ये एरिया कितना होगा? तो ये वाला जो एरिया होगा दिस स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू 1 into 10 विच इज 10 होगा। ये रेक्टेंगल जो है वो 20 into 1 विच इज 20 होगा। दिस इज 1 into 20 तो -20 होगा बिकॉज नेगेटिव में। दिस इज 1 into 10 तो दिस इज 10। ये -20 + 20 तो गया 10 + 10 क्या हो जाएगा 20। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 अर्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द फोर्स ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय F इक्वल टू 10 + 0.5x। तो वर्क डन corresponding to displacement from x equal to 0 to x equal to 2 meter। x equal to 0 to x equal to 2 meter में जो वर्क डन होगा वो हमें फाइंड करना है। बिकॉज अवर फोर्स वेरिएबल है तो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन टू f dx यूज कर लेते हैं फ्रॉम 0 to 2। तो 10 + x/2 dx फ्रॉम 0 to 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, इसका हो जाएगा x²/2 विच इज x²/4 हो जाएगा एंड 0 to 2। अगर मैं 2 पुट करूँ तो 20 + 4/4 1 -0 पुट करूँ तो दोनों 0 ही हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 21 जूल। सो दैट इज क्वेश्चन आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration of g/2 upward as shown in the figure. Work done by normal direction on block in time t। ओके तो यहाँ पर देखिए तो एक ब्लॉक है, ब्लॉक रखा हुआ है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है g/2 अपवर्ड एक्सेलरेशन से। तो नॉर्मल डायरेक्शन में कितना वर्क डन किया होगा? नीचे की तरफ एक mg/2 सूडो फोर्स लगेगा यहाँ पर। सो नॉर्मल डायरेक्शन में जो वर्क डन किया होगा वो फाइंड करने के लिए पहले मैं नॉर्मल डायरेक्शन फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम नंबर से नॉर्मल डायरेक्शन में मिलेगा mg + mg/2 विच इज 3mg/2। अब उसमें m की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? m इज नॉट गिवन एक्चुअली, m को m ही रखना है हमें। तो 3mg/2 होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करने के लिए हमें पूछा कि इन टाइम टी कितना वर्क डन होगा। तो वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पर हम एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करके भी कर सकते थे। हमें जस्ट ये फाइंड करना होता कि व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। ओके,
अदरवाइज हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके भी कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम टी में कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करके। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय g/2, टाइम हमें कितना गिवन है कि टी स्क्वायर गिवन है। सो यहाँ से हमें जी टी स्क्वायर बाई 4 डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं जी टी स्क्वायर बाई 4। तो फाइनली ये 3mg स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा, विच इज डी ऑप्शन। ओके, अदरवाइज हम एक काम दूसरा कर सकते थे, एज आई टोल्ड यू कि वी कैन कुड हैव यूज्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम एज वेल, जिसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं। सो हम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर सकते थे। अब उसमें मास हमें एम ही रखेंगे। फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, जो हमारा 0 प्लस g/2 इंटू टी हो जाता। टी हो जाता है जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 0, तो यहाँ से हो जाएगा एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8। एंड बिकॉज हमें नॉर्मल डायरेक्शन का फाइन करें, ये हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। सो आई थिंक द बेटर जो हमारा आंसर होगा हम ये रखेंगे। ओके, कौन सा आंसर होगा हमारा आंसर जो होगा वो 3mg स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 8 होगा, विच इज डी ऑप्शन। चेंज इन का वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें टोटल वर्क डन मिलता है, नॉट द वर्क डन बाय द नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। सो हम यही यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम टी इज गिवन बाय, तो हमें गिवन है टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। अब यहां पर भी देखो क्या करेंगे हम, वर्क डन बाय द फोर्स फाइंड करना इन 4 सेकेंड्स, तो वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम एज वेल हियर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड करने के लिए पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सो द डिफरेंशिएशन विल बी 1/2 रूट एक्स। नहीं तो यू कुड डू वन थिंग हियर कि इसको मैं रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 2 लिख सकता हूँ और x इज इक्वल टू टी माइनस 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 2 हो जाएगा। ओके, एट 4 सेकेंड द वेलोसिटी विल बी 4 and at 0 second the velocity will be -4. So if I will use work energy theorem here, but the issue is कि हमारे पास मास अवेलेबल नहीं है। बट मास का वैसे भी काम नहीं है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 4 स्क्वायर एंड दिस इज -4 स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी 16 -16। तो आंसर हो जाएगा 0 जूल। तो आंसर क्या आएगा? ये ऑप्शन आएगा। ओके, वैसे भी मास का कुछ काम नहीं था बिकॉज इनिशियली जो वेलोसिटी है वो -4 है, फाइनल वेलोसिटी 4 है। मतलब वो जब -4 to 4 तक जाएगा तो एक्चुअली पहले सम एनर्जी लॉस होगी, वो नेगेटिव होगी, वर्क डन नेगेटिव होगा एंड देन वर्क डन पॉजिटिव होगा, दोनों का एडिशन नेट 0 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई मास हमें गिवन नहीं है बिकॉज मास का यहाँ पर काम नहीं होगा। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय 2 फोर्सेस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स। तो एक फोर्स 4 न्यूटन है, एक फोर्स 3 न्यूटन है, दोनों परपेंडिकुलर है।
ओके, एंड बॉडी का मास 10 किलोग्राम है। और हमें फाइंड क्या करना है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। अब देखिए 4 और 3 का जो नेट होगा वो 5 न्यूटन के इक्वल होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अगर बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है तो व्हाट विल बी द, अगर 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से के फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू u प्लस ई टी। u 0 होगा, एक्सेलरेशन 1/2 होगा एंड टाइम 10 सेकेंड। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv², जिसमें m की वैल्यू 10, v की वैल्यू 5 स्क्वायर। तो ये 25 125 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो डी ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज इफ p1 एंड p2 आर द रिस्पेक्टिव मोमेंटम देन रेशियो p1/p2 इज इक्वल टू। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मोमेंटम डिफरेंट है। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2km होता है, पर k इज काइनेटिक एनर्जी, m इज मास। तो अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है p1/p2, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो द मोमेंटम विल ओनली डिपेंड ऑन मास। तो मैं यहाँ पर मास का रेशियो ले लूँगा रूट ऑफ m1/m2। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 4 किलोग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो सेम क्वेश्चन है। ओके, क्या मैं वापस मोमेंटम का रेशियो फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ m1/m2। एंड एज यू नो के 1 है और ये 4 है, तो आंसर हो जाएगा 1/2, विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो हमें गिवन है 300%, तो मोमेंटम का कितना होगा? अब एज यू नो के मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रूट k फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जितना डेल्टा p/p होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, आई कैन से दैट, अगर मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना, तो व्हाट आई कैन से इज ना, यहाँ से डायरेक्टली मैं रिलेशन लिख सकता हूँ कि अगर मोमेंटम 300% इंक्रीज हुआ, सॉरी काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज हुई, दैट मीन्स कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितने टाइम्स होगी? 300% इंक्रीज मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो आई कैन से 4 ऑफ ki होगा। तो इफ आई टेक द रेशियो p1/p2 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ k1/k2। k1 अगर k होगा तो k2 4k के इक्वल होगा। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि p1/p2 जो होगा वो 1/2 के इक्वल होगा, मतलब मोमेंटम विल गेट डबल्ड। मोमेंटम कितना होगा? डबल होगा। अब मोमेंटम अगर डबल हो रहा है तो परसेंटेज चेंज विल बी 100%। ओके, अदरवाइज ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा p/p इंटू 100 करके। तो डेल्टा p कितना होगा कि फाइनल अगर फाइनल 2p है, इनिशियल p होगा, तो p/p इंटू 100 हो जाएगा एंड फाइनली इट विल बी 100%। सो ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन न्यू मोमेंटम विल बी।
तो P इज इक्वल टू रूट ऑफ K, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है, सो मोमेंटम विल गेट डबल. ओके, मोमेंटम बिकॉज अगर मैं 4K लिख दूँ तो √2 हो जाए, 2√K हो जाएगा. दैट मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से वो क्या मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. So I can say 2p1 is twice its initial value. A option आएगा. Momentum of body is increased by 100% and a percentage increase in the kinetic energy. तो मोमेंटम अगर 100% इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट इंक्रीज होगी, तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू √K है. अगर ये 100% हो रहा है मतलब डबल हो रहा है, अगर ये डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स होगी मतलब कितने परसेंट चेंज होगा, 300% चेंज होगा. वजह से दी ऑप्शन जो अभी हमने सॉल्व किया था वैसा ही सेम क्वेश्चन है. ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी इज, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन होता है हाफ mv². अगर मैं इसको k को e लिख दूँ तो E इज प्रोपोर्शनल टू v² का रिलेशन आ रहा है. तो ये जो इक्वेशन होती है E प्रोपोर्शनल टू v², दैट इज y प्रोपोर्शनल टू x² जैसा रिलेशन होता है. तो ये जो ग्राफ होता है वो पैराबोला ग्राफ होता है, एक अपवर्ड फेसिंग, मतलब ए ऑप्शन रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. 50 किलोग्राम मैन विद 20 किलोग्राम लोड ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप 20 स्टेप्स ऑफ 0.25 मीटर हाइट ईच. द वर्क डन इन क्लाइंबिंग इज, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं करूँ तो फोर्स विल बी गिवन बाय mg एंड डिस्टेंस विल बी गिवन बाय h. ओके, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली. तो अगर 20 स्टेप्स क्लाइम कर रहे हैं, ऐसे 20 स्टेप्स क्लाइम कर रहे हैं, सो टोटल कितनी हाइट हो जाएगी, तो 20 स्टेप से एक स्टेप की हाइट 0.25 है. तो ये जो होगा टोटल 20 इंटू 0.25 हो जाएगा, विच इज़ 20/4 विच इज़ 5. मतलब जो हाइट होगी, नेट हाइट, वो 5 मीटर के इक्वल होगी. ओके, मास हमें गिवन, टोटल मास कितना होगा, खुद का मास प्लस लोड का मास, तो दैट इज़ 50 प्लस 20 विच इज़ 70. जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं एंड एच इज़ गिवन बाई 5. So 7 into 5 into 98, which is 35 into 98. Close to अगर मैं देखो तो 3500 minus 70, so that is 3430 के इक्वल होगा इन जूल. तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, कंप्रेसिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग. ऑब्वियसली हम पोटेंशियल डिक्रीज कब होती है, स्प्रिंग को कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर कोई बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट से ऊपर ले जा रहा है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है. और लास्ट बोला है ऑन द राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर, तो वाटर में जो एयर बबल होता है वो अपने आप आता है, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता. ओके, क्योंकि बबल जब नीचे होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जब वो ऊपर आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है. गॉट इट, बिकॉज ऑफ द बियॉन्सी फोर्स. सो आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा. जहाँ पर हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल, उसको मूव करने के लिए, अपने आप वो ना आ सके, तो वहाँ पर ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है. बट जब खुद से कोई ऑब्जेक्ट आता है देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है. अ मीटर स्टिक ऑफ मास 400 ग्राम इज pivoted at one end and displaced to an angle 60 degree that increase in its potential energies. मतलब यहाँ पर लेट्स से कि एक स्टिक है, एक साइड से पिवट कर दिया एंड इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस किया,
कितना डिस्प्लेस किया, 60 डिग्री। सो सी बिकॉज मीटर्स थिक मासलेस नहीं, ओके, इट हैज सम मास। अगर मैं यहाँ पर बताते मीटर्स थिक होगी, यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्टली मिडिल में, उसको हमने डिस्प्लेस कितना किया, 60 डिग्री डिस्प्लेस किया, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सो वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। उसमें mgh में h क्या होगा, राइज इन सेंटर ऑफ मास, जो इसके इक्वल होगा। अब मास हमें गिवन है 400 ग्राम विच इज़ 0.4 किलोग्राम। g इज़ नॉट गिवन, तो लेट्स टेक 9.8 इंटू h कितना लेंगे हम। यहाँ से अगर मुझे h फाइंड करना हो तो लुक ये ट्राइंगल एक बन रहा है, ओके, एंड बिकॉज 60 डिग्री एंगल है, यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ see if this is 60 degree, okay, so I can, अगर ये L के इक्वल है, जो स्टिक की लेंथ है वो L है, ये 0.5 होगा, तो ये 60 अगर है तो ये जो हाइट होगी इतनी, दिस विल बी 0.5 इंटू कॉस 60, ओके। तो हमें ये जो h होगा, h किसके इक्वल होगा, तो h विल बी इक्वल टू एक्चुअली 0.5 माइनस 0.5 कॉस 60 के इक्वल होगा, विच इज 0.5 माइनस 0.5 कॉस 60 इज गिवन बाई 1/2, तो ये 0.25 हो जाएगा। तो 0.5 माइनस 0.25 0.25 मीटर। तो यहाँ पर हम जो h लेंगे वो 0.25 के इक्वल लेंगे, ओके। तो दिस इज 0.4 इंटू 9.8 इंटू, इसको मैं 0.25 को 1/4 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.98 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ओके। A 0.4 kilogram mass takes 8 seconds to reach ground when dropped from a certain height p above surface of earth. The loss of potential energy in the last second of fall is तो 0.4 किलोग्राम का मास है, उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है, 8 सेकेंड्स लगता है, एंड जो हाइट है वो पी के इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज लॉस इन दी लास्ट सेकेंड, तो लास्ट सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, पहले ये फाइंड कर लेते हो कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड। तो हम फाइंड करने के लिए ये वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज गिवन बाई 10, लास्ट सेकेंड 8 सेकेंड्स लगे, मतलब लास्ट सेकेंड 8 होगी, तो 15 5 75 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड, 8 सेकेंड। सो हमें फाइंड करना है चेंज इन पोटेंशियल, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लास्ट सेकेंड। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन लास्ट सेकेंड अगर मुझे फाइंड करना है तो आई विल यूज mgh, m which is 0.4, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 75, तो 4 इंटू 75 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 300 जूल। सो ए ऑप्शन आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर हैज एन इनिशियल स्ट्रेच 0.20 मीटर, इन चेंजिंग द स्ट्रेच टू 0.25 मीटर द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अबाउट। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, एंड बिकॉज स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का हमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज पता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ओके। के स्प्रिंग कांस्टेंट 10 के इक्वल है,
फाइनल जो स्ट्रेचिंग होगा वो 0.25 का होगा एंड इनिशियल कितना है 0.2 का। 0.25 का स्क्वायर जो है वो 620 225 फाइव से कितना होगा 900 होगा। सॉरी 225 फाइव इज गिवन बाय 900 एंड 1125। तो क्लोज टू 0.1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। दो springs, okay. Spring constant is given by 1500 and 3000. They are stretched within the same by the same force. They will have potential energy in the ratio. तो potential energy का ratio find करना है और potential energy half kx square की इक्वल होती है। So we'll find out the ratio u1 by u2. अब देखो यहाँ पर हमें फाइनली पहले हमें रिलेशन किसका फाइंड करना होगा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बिकॉज फोर्स सेम है। तो आई कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स होता है। तो यहाँ से मैं एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ। एक्स को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? यहाँ से एफ बाई के से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एक के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। ओके हमें कौन सा रिलेशन फाइंड करना है कि जहाँ पर हमें एक क्वांटिटी वेरिएबल हो बाकी दूसरी क्वांटिटी फिक्स हो। पहले के भी वेरिएबल था एक्स भी वेरिएबल था। यहाँ पर एफ कांस्टेंट है के वेरिएबल है। सो यू और के का अगर रिलेशन देखो तो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। तो u1 बाई u2 विल बी इक्वल टू k2 बाई k1 होगा। अब k2 कितना है तो 3000 है एंड k1 कितना है दैट इज 1500 है। तो अगर मैं रेशियो फाइंड करूँ तो 2:1 होगा विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। पोटेंशियल जब लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज u इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर का रिलेशन होता है मतलब u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है। तो x जो है जो स्ट्रेचिंग है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर 4 टाइम्स। तो u कितने टाइम इंक्रीज होगा बिकॉज ये स्क्वायर है। तो अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 16x स्क्वायर हो जाएगी। ओके जो इनिशियल स्ट्रेचिंग से 60 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से 16 टाइम ज़्यादा होगी मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इफ W1, W2 and W3 represent the work done in moving a particle from A to B along 3 different paths 1, 2 and 3 in the gravitational field of a point mass m, find the correct relation between W1, W2 and W3. Because A to B ले जा रहा है and it's a gravitational field में। तो gravitational force is a conservative force। तो conservative force है that means कि conservative force में सिर्फ work done initial point and final point पर depend होता है। तो initial point भी सेम है final point भी सेम है। तो work done कोई भी पार्ट से ले जाओ सेम ही होगा मतलब आंसर कौन सा आएगा बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है। A particle is placed at the origin and a force F equal to kx acting on it u of 0 is 0। तो ग्राफ ऑफ u of x versus x will be what? तो देखो फोर्स कौन सा लग रहा है कि kx लग रहा है एंड हमें पता है कि u जो होता है वो माइनस डी एफ बाई डी एक्स के इक्वल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स होता है। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा इसका सॉरी माई मिस्टेक एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। तो डी यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स हो जाएगा एंड अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी मतलब दैट विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2 के इक्वल मिलेगी। जो हमें पता है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है के एक्स मतलब स्प्रिंग फोर्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके सो
ग्राफ कैसा होगा? तो अगर यहाँ पर देखो तो u y एक्सिस पर है, एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, तो रिलेशन देखो दोनों का कैसा है, y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इट्स अ पैराबोला बट डाउनवर्ड फेसिंग होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा? ये ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। Potential energy between two molecules as a function of distance between them has been shown in the figure. The two molecules are, तो देखो यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स, अगर देखो यहाँ से देखोगे ग्राफ पर से, जब A टू B जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली इट इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी इंक्रीज होती है, ओके, सो जो अट्रैक्शन होता है, ओके, इट इज एंड बी टू सी में एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, एंड इट बिकम जीरो एट दिस अराउंड सी। तो हमें पता है कि जो एफ होता है वो माइनस डी यू बाई डी एक्स के इक्वल होता है। मतलब वेन एवर पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग विद द डिस्टेंस, तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, जब भी पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, the force also increases and force also increases. That means that force will be here अगर मैं यहाँ पर du by dx का अगर मैं स्लोप फाइंड करूँ, देखो यहाँ पर ये स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो द फोर्स इज द स्लोप इज, यू कैन से इट इज नेगेटिव स्लोप। तो फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एंड फोर्स अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। एंड यहाँ पर बी टू सी में अगर मैं टेंशन ड्रॉ करूँ तो स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, डी यू बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, मतलब रिपल्शन होगा। तो पहले अट्रैक्शन होगा देन रिपल्सन होगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ये ऑप्शन आएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो हमें पता है कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होते हैं? व्हेन यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी। ओके, सो ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन, बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। कि हम अगर कोई भी अगेंस्ट कंजर्वेटिव कोई ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करते हैं, तो ऑलवेज वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, सो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, तो वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 किलोग्राम इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर। द फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट। मतलब एक लिफ्ट है, लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब ऐसे ऊपर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो लिफ्ट को अगर ऊपर ले जाना तो टेंशन फोर्स लगाना पड़ेगा। सो टेंशन फोर्स किसके इक्वल होगा? एक तो एम जी भी होगा एंड यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो नेट टेंशन फोर्स विल बी एम जी प्लस एफ। एम हमें गिवन है, मास जो गिवन है वो 2000 है, इंटू जी 10, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाई 3000। 20,000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा? 23,000 न्यूटन। ओके, तो पावर हमें फाइंड करना है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो फोर्स यहाँ पर टेंशन होगा, वेलोसिटी इज गिवन बाय 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो टेंशन हमें कितना गिवन है? 23,000 इंटू 1.5 करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23,000 का हाफ होता है 11,500। तो 11,500 इंटू 23,000 विल बी give 11,500 plus 23,000 which is 34,500 watt।
सो ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द फिगर शोन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। द पार्टिकल इज एट x1 is in stable equilibrium, x2 is in stable equilibrium और x3 is in stable equilibrium और none of this। तो यहाँ पर वापस u वर्सेज x का ग्राफ है। एज यू नो के f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर स्लोप, अब इक्विलिब्रियम में कब होता है कोई भी पार्टिकल, जब नेट फोर्स जीरो होता है। ओके, एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है कि व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब स्लोप जीरो होगा। तो यहाँ पर एज यू कैन सी कि x1 पर तो स्लोप जीरो नहीं है, x2 पर, x3 पर भी स्लोप जीरो है, x2 पर स्लोप जीरो है, मतलब फोर्स जीरो होगा यहाँ पर। बट फोर्स जीरो होगा तो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। वी कैन नॉट से वेदर इट इज इन स्टेबल और अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम तो मिनिमम होती है तो स्टेबल होता है, जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। एंड यहाँ पर जो x2 पॉइंट है वहाँ पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, नॉट इन स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कोई पॉइंट है ही नहीं यहाँ पर, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नो, फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बिकॉज डूइंग वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स द वर्क इज नॉट गोइंग टू बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्व नहीं होगी। ओके, सो दैट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Potential energy can be associated with friction force. No. Okay. Both the statement are incorrect. So answer क्या आ जाएगा, D option. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल। एक टेबल है, यहाँ पर एक चेन रखी हुई है। Such that the length of 60 cm hangs freely from the edge of the table। यहाँ पर जो कितनी लेंथ है, 60 सेंटीमीटर है। टोटल जो लेंथ है वो 2 मीटर है। सो आई कैन से दिस विल बी इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। The total mass of the chain is 4 kilogram. What is the work done in pulling the entire chain on the table? तो entire chain को ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, कि जो मास को हमें ऊपर उठाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें ये वाला जो पोर्शन है दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, विच इज mgh। ओके, तो ये वाले पोर्शन का मास कितना होगा। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमें मास कितना है, टोटल मास 4 किलोग्राम है। अब टोटल मास अगर 4 किलोग्राम है तो 60 सेंटीमीटर का मास कितना होगा। तो आई विल जस्ट डू 4 इंटू 60 डिवाइड बाई टोटल 2 मीटर है, तो 6/5। ओके, जी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेट्स टेक 9.8। एच की वैल्यू कितनी होगी, तो एच हमें पता है कि 60 है, बट सेंटर ऑफ मास 30 सेंटीमीटर पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट हमें लेनी है, तो विच इज़ 30 सेंटीमीटर, विच इज़ 0.3 मीटर। सो अगर मैं यहाँ पर से फाइन करूँ, डैट इज़ approximately 3.6 K इक्वल होगा, which is B option. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। A machine which is 75% efficient uses 12 joules of energy in lifting up a 1 kilogram mass to a certain distance. The mass is then allowed to fall through that distance. The velocity at the end of the fall is
तो एक मशीन है जो 75% ही एफिशिएंट है, अगर 12 जूल ऑफ एनर्जी लिफ्ट करती है 1 किलोग्राम मास को उठाने में, अब वही सेम मास, मतलब दैट मीन्स एज यू नो के दैट वर्क डन विल बी चेंज इन, जो वर्क डन होगा तो वर्क डन की वजह से अगर वो ऊपर आएगा, जो एनर्जी प्रोवाइड होगी उसको, वही सेम एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ओके, वर्क लिफ्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनली किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो भी वर्क डन हुआ है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, और वर्क डन कितना हुआ कि कितने जूल वर्क प्रोवाइड हुआ, 12 जूल ऑफ वर्क एनर्जी टोटल यूज हुई। uses 12 joules of energy in lifting up of 1 kilogram mass through a certain distance। तो अगर मशीन ने 12 जूल ऑफ एनर्जी यूज की, ओके, सो एक्चुअल में एनर्जी मशीन ने प्रोवाइड कितने की, 12 जूल, बट बिकॉज मशीन सिर्फ 75% एफिशिएंट है, दैट मीन्स एक्चुअल एनर्जी कितनी यूज हुई होगी। तो आई कैन से 12 का 75% अगर मैं फाइन करूँ वो 9 जूल के इक्वल होगा, तो ये 9 जूल होगा। ओके, वर्क डन विल बी 9 जूल। जो वर्क एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट होगा 1 किलोग्राम उसको मिला होगा, और वही एनर्जी वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो 9 इंटू 2 डिवाइड बाई मास, मास कितना है, मास इज गिवन बाय 1 किलोग्राम। तो v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। 36 क्वेश्चन है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 किलोग्राम इज स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ हाइट 100 मीटर, स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड। मतलब एक हिल है विच इज 100 मीटर, तो वो नीचे आएगा एंड दूसरे हिल पर जाएगा, दूसरे हिल की हाइट कितनी है, 30 मीटर है, एंड फाइनली स्लाइड्स डाउन टू हॉरिजॉन्टल बेस एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब लेट्स से ये ग्राउंड है, तो पहले वो 100 मीटर से नीचे आ जाएगा, तो वापस 30 मीटर ऊपर जाएगा, एंड देन एक ग्राउंड पर जाएगा, जो ग्राउंड की हाइट कितनी है, 20 मीटर है। ओके, तो वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल विल बी हाउ मच, एंड बिकॉज इट्स अ स्मूथ सरफेस, मतलब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, तो नेट मैकेनिकल एनर्जी तो सेम ही रहेगी, मतलब नेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई कि वो पहले 100 पर हाइट पर था, फिर 20 मीटर हाइट पर आ गया, मतलब 80 मीटर जितनी हाइट चेंज हुई। एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास कैंसिल, जी की वैल्यू हम ले लेंगे 9.8 लेट्स से, अगर मैं जी की वैल्यू 10 ले लूँ अप्रोक्सीमेटली, सो v हमारा हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, विच इज सी ऑप्शन। A toy car of mass 5 kg moves up a ramp under the influence of force F floated against displacement. The maximum height attained is given by. तो यहाँ पर अब देखिए एक कार है, वो रैम्प के ऊपर मूव हो रही है। ओके, सो द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज गिवन बाय हाउ मच। तो हमें एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ पर हमें क्या मिल जाएगा, विल गेट द वर्क डन। ओके, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू mgh
जो वर्क डन होगा उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। वर्क डन कितना हुआ है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दी ट्राइंगल, जो हम फाइंड कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस हमें कितना गिवन था, 11 गिवन है, दिस इज 11, हाइट इज गिवन बाय 100, एम जी, एम हमें कितने गिवन है, इट इज़ 5, जी इज 10, एच फाइंड करना है, तो ये 0 कैंसिल, 11/2 इंटू 5 एच, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 11/10, दिस इज आंसर ये आ जाएगा सी, 11 मीटर। ओके, सो दैट मीन्स ये 0 to 11 तक जाएगी, तो वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस हाफ इंटू 11 इंटू 10 विच इज क्लोज टू 55 जूल। वो 55 जूल एनर्जी है उसके पास, तो वो कितना ऊपर जा सकते हो, तो दैट वी विल इक्वेट इट विद एम जी एच। ओके, सो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, दैट आंसर विल बी इक्वल टू 11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A massless platform is kept on a tight elastic spring as shown in the figure. When a sand particle of mass 0.1 kilogram is dropped on the pen from a height of 0.24 meter, the particle strikes the pen and spring is compressed by 0.01 meter. From what height should the particle be dropped to cause a compression of 0.04 meter? मतलब ये पार्टिकल जब नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, that will be converted into spring potential energy. Gravitational potential energy will be converted to spring potential energy. So I can say potential energy of gravitation will be equal to potential energy of spring. तो हमें पता है potential energy of gravitation half mg h होगा, एंड h देखो क्या होगा कि ये यहाँ तक तो जाएगी एच, बट प्लस ये कंप्रेशन होगा उसकी वजह से थोड़ा और नीचे जाएगा। जो कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग को अगर मैं एक्स लेता हूँ तो नेट हाइट कवर्ड बाय द पार्टिकल एच प्लस एक्स होगा। ओके, एच जो एक्चुअली उसकी ओरिजिनल हाइट है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और एक्स जो डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का कंप्रेशन होगा। सो नेट हाइट चेंज कितनी होगी, एम जी एच प्लस एक्स के इक्वल होगी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो पहले हमें बोला कि जब पहले 0.1 किलोग्राम मास है एंड हाइट इज 0.24 मीटर, तब पार्टिकल का जो कंप्रेशन होता है वो 0.01 मीटर होता है। तो कितनी हाइट से अगर फेंकेंगे तो कंप्रेशन 0.04 होगा। सो देखो दोनों केसों में एक्चुअली मास तो सेम ही रहेगा, जी भी सेम रहेगा। आई कैन से फ्रॉम दिस, ये जो इक्वेशन है उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, एक तो एच प्लस एक्स ओवरऑल क्वांटिटी चेंज होगी, एंड यहाँ पर एक x चेंज होगा। सो आई कैन से दैट h प्लस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ओके, k2 सेम ही रहने वाला है, mg भी सेम रहने वाला है, एंड हमें कंपैरिजन करना है। तो लेट्स टेक द रेशियो h1 बाय प्लस x1 डिवाइड बाय h2 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। तो पहले केस में जो h1 था वो 0.24 था, x1 तब कितना था 0.01। सेकेंड केस में H2 हमें फाइंड करना है। ओके, कंप्रेशन हमें सेकेंड केस में कितना मिला है 0.04। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 1/4 16, ये हो जाएगा दोनों का एडिशन 0.25। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3.96 मीटर, विच इज ई ऑप्शन। ओके।
Next question was that in a circus, stuntman rides a motorbike in circular track of radius r in the interval vertical plane. The minimum speed at highest point of track. मतलब एक स्टंटमैन है जो यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाता है इन वर्टिकल प्लेन सर्कुलर ट्रैक पर. सो मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक फाइंड करना है. मतलब यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी, मिनिमम स्पीड कितनी होगी. अब स्पीड उसको इतनी रखनी होगी एटलीस्ट दैट हाईएस्ट पॉइंट पर आकर जस्ट नॉर्मल फोर्स उसका ज़ीरो हो जाएगा. ओके कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे कि एम जी नीचे की तरफ लग गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम स्क्वायर बाय आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड्स लग गया. मिनिमम स्पीड मेंटेन, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट एन इक्वल टू जीरो हो जाए. तब यहाँ से मैं इक्वेट करूँ तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम कैंसिल तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी जी आर, और वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ जी आर. दैट इज डी ऑप्शन आ जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं. 1 किलोग्राम स्टोन एट द एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज वॉल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन व्हेन द स्टोन इज एट. तो एक स्टोन है 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, उसको वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा रहे हैं. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 6 न्यूटन कब होगा, टॉप ऑफ द सर्कल पर, बॉटम ऑफ द सर्कल पर, हाफ वे डाउन या नॉन ऑफ द अबव. तो पहले हम बॉटम ऑफ द सर्कल पर फाइंड कर लेते हैं. बॉटम ऑफ द सर्कल पर एक और एक एम जी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ, एंड एम वी स्क्वायर बाय आर नीचे की साइड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोएस्ट एम कितना गिवन है, मास इज गिवन बाय 1, जी इज गिवन बाय 10, v square is given by v square is 4 and radius is given by 1. तो 16 न्यूटन होगा. अपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर मैं फाइंड करूँ तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर हुआ. एम जी वापस एम की वैल्यू 1 एंड दिस इज 10, दिस इज 1 इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू वापस हो जाएगी 4 स्क्वायर. एक्चुअली एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, सॉरी. तो एज यू कैन सी 6 न्यूटन कहाँ पर होगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर, विच इज टॉप ऑफ द सर्कल, ए ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है. द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग जस्ट लैग एट द हाईएस्ट पॉइंट इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस. तो यहाँ पर देखिए कि एक स्ट्रिंग है विथ रेडियस एल. तो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए सो दैट हाईएस्ट पॉइंट पर आके स्ट्रिंग जस्ट लैक हो जाए, मतलब टेंशन जीरो हो जाए. तो इसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो कि ऊपर की यहाँ पर देखो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जहाँ पर स्ट्रिंग जस्ट लैक हो रही है, वहाँ पर फोर्सेस को इक्वेट कर दो पहले कि बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा, नहीं अंदर की तरफ एम जी लगेगा. एंड आई कैन से दैट एम वी स्क्वायर बाय आर विल बी इक्वल टू एम जी. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल जी हो जाएगा एंड वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल जी हो जाएगा. आर की वैल्यू एल के इक्वल गिवन है. अब ये अगर रूट ऑफ जी एल है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर लेते हैं. इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल हम यहाँ पर लेते हैं कि जो स्पीड है वो वी नॉट के इक्वल है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस यहाँ पर जब आएगा इन दी टॉप मोस्ट पॉइंट तो क्या एनर्जी होगी, एक तो होगी पोटेंशियल एनर्जी और एक होगी काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डेट विल बी एम जी
एच कितना होगा, 2l के इक्वल होगा। यहाँ से m तो कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4gl हो जाएगा। ओके, मैंने 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। और वी स्क्वायर कितना है कि v अगर रूट ऑफ एल जी है तो वी स्क्वायर विल बी एल जी। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 5lg हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर। देयरफॉर वी नॉट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5lg, विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट इन द टॉप ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 मीटर व्हेन डिस्टर्ब्ड स्लाइटली it slides down at what height h from the bottom the particle will leave the sphere। तो यहाँ पर एक स्फीयर है, एक पार्टिकल यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है स्फीयर के ऊपर। ओके, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 42 मीटर। तो अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करूँ तो नीचे आएगा, स्लाइड होगा, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर स्फीयर को लीव कर देगा। अब स्फीयर को लीव कब करता है कि जब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए। ओके, बिकॉज कांटेक्ट कब लूज होता है, जब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए। तो लेट्स से कि ये वाला जो पॉइंट है वहाँ पर सम नॉर्मल फोर्स 0 हो गया। ओके, सो अगर नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, पार्टिकल जब यहाँ पर होगा तो ओनली फोर्सेस विल बी mv स्क्वायर बाई आर, एंड अंडर की तरफ जो होगा डेट विल बी एक mg फोर्स होगा। ओके, नीचे की साइड नॉर्मली यहाँ पर जब था तो नॉर्मल फोर्स भी लग रहा था, अब यहाँ पर आ गया तो नॉर्मल फोर्स 0 हो गया। एंड जब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा मतलब पार्टिकल का कांटेक्ट लूज हो जाएगा, स्फीयर से लॉस्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखो तो mg अगर नीचे की साइड लग रहा है, mv स्क्वायर बाई आर इस साइड है, तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। क्या, तो लेट्स से कि ये एंगल थीटा है, लेट्स से, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, तो mg का ये वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर, ये mg cos थीटा हो जाएगा। तो mg cos थीटा इज, अगर मैं फोर्सेस इक्वेट करूँ तो mg cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से मुझे वी स्क्वायर मिल जाएगा आर जी कॉस थीटा। ओके, नाउ जब वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी जो पोटेंशियल है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ओके, सेकंड से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, तो यहाँ से वो जब यहाँ तक है तो कितनी हाइट में डिफरेंस है। तो लेट्स से कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस अगर मान लेते हैं x है, तो mg x विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही थी। अब यहाँ से मैं मास कैंसिल कर दूँ एंड वी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दूँ, वी स्क्वायर की जगह पर मैं लिख देता हूँ आर जी कॉस थीटा। तो जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, आर कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से मुझे कॉस थीटा कितना गिवन है, तो कॉस थीटा वी डोंट नो, बट आई कैन से I can say that see अगर ये R है तो R का ये कंपोनेंट हो जाएगा R cos थीटा। अब यहाँ से मैं अगर ज्योमेट्री से अगर देखूँ तो ये R के इक्वल है टोटल, और ये जो डिस्टेंस है वो आर कॉस थीटा के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। सो यहाँ पर मैं एक्स की जगह पर लिख देता हूँ आर माइनस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। आर अगर कॉमन निकाल दो
कॉस थीटा का 2/3 के इक्वल है। टोटल हाइट h कितनी हो जाएगी, ये जो पॉइंट है ओके, ये हमारा पॉइंट लेट्स से ए पॉइंट है, दैट h विल बी इक्वल टू r प्लस r कॉस थीटा हो जाएगा। ये r प्लस है r कॉस थीटा, उसमें r हमें गिवन है 21, ये भी 21 है, और ये 2/3 ले लेंगे तो 7 2 14, 14 प्लस 21 कितना हो जाएगा, इस 35 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A small block slides down from the top of the hemisphere at radius r equal to 3 meter. As shown in the figure, the height h at which the block will lose contact with the surface of the sphere. वापस सिमिलर क्वेश्चन है कि कहाँ पर वो कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। तो ये पॉइंट हमें, ये पॉइंट गिवन है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि जहाँ पर वो कॉन्टैक्ट लूज होगा, एट दैट पॉइंट क्या होगा कि जब mv²/r जो होगा डेट विल बी इक्वल टू mg कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये थीटा अगर हमें कंसिडर करेंगे तो वापस mv²/r इज इक्वल टू mg कॉस थीटा, m कैंसिल, यहाँ से v² मिल जाएगा rg कॉस थीटा। यहाँ पर अगर देखोगे तो r कॉस थीटा जो होगा, ये जो फ्रॉम दिस ट्राइंगल यू कैन सी कि r ये r है तो r कॉस थीटा विल बी इक्वल टू h हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली r कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करूँगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू mgh। अब हाइट कितनी चेंज हुई कि r माइनस h जितनी चेंज हुई। ओके, फ्रॉम द फिगर डेल्टा के कितना होगा कि हाफ mv² होगा। इन डेट मैं v² की जगह पर gh लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस। So g cancel, m cancel, g cancel, m cancel, r minus h will be equal to h/2. So I can say 3h/2 will be equal to r और h is equal to 2r/3. यहाँ पर आप इस रेडियस 3 मीटर के इक्वल गिवन है तो 2 into 3 divided by 3 will be equal to 2 मीटर। That is option number B आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्स अप्लाइड बाय एन इंजन ऑफ अ ट्रेन ऑफ मास 0.5 10 to 6 किलोग्राम चेंजेस इज वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 25 in 5 minutes। द पावर ऑफ द इंजन। तो सम फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंज हुई। तो वर्क फाइंड कर लो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो मास हमें गिवन है 2.05 into 10 to 6, फाइनल वेलोसिटी में गिवन है 25, इनिशियल वेलोसिटी 5 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू 2.05 into 10 to 6 डिवाइड बाई 2, 625 minus 25 which is 600। तो समथिंग इतना वर्क डन मिला। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन 615 into 10 to 6 के इक्वल है एंड टाइम हमें गिवन है 5 मिनट्स। तो आई कैन यूज 5 into 60। अब यहाँ से अगर मैं फाइन कर लूँ तो ये 5 1 सो 103 डिवाइड बाई 60। और हमें बिकॉज मेगावाट में चाहिए तो आई कैन यूज दिस मेगावाट। 10 to 6 को हटा देता हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.025 के अराउंड समथिंग होगा। Writing, I have done some mistake in the calculation actually. चलो मैं यहाँ पर इसको 1.025 लिख देता हूँ। सो
ये हो जाएगा 1.025 इंटू 10⁶ इंटू 600 डिवाइड बाई 5 इंटू 60, 5 मिनट चलो 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 0 1.025 क्या हो जाएगा 2.05 इंटू 10⁶ वॉट, और आई कैन से 2.05 मेगावाट। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑटोमोबाइल ऑफ मास एम एक्सेलरेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन इनिशियली एट रेस्ट while the engine supplies constant power P, the position is given as a function of time. तो पावर अगर कांस्टेंट है, क्या लेट्स से पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट, पावर इज इक्वल टू क्या होता है कि F इंटू वी, लेट्स से द कांस्टेंट इज K, और लेट्स से द कांस्टेंट इज P, जो गिवन है कि पावर हमारा फिक्स है। अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि पोजीशन हमें फाइंड करनी है। ओके, तो आई कैन से दैट फोर्स, अगर मैं फोर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख सकता हूँ, पर ए इज डी वी बाई डी टी। सो अगर फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ओके, एंड फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होगा, दैट मीन्स वेरिएबल एक्सेलरेशन तो वी हैव टू यूज डी वी बाई डी टी। जैसे वी डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एम डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एम टी। ओके, नाउ हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, क्या हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो वेलोसिटी अगर पता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इंटीग्रेटेड वी को मैं लिख देता हूँ डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पी टी बाई एम डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा 2 पी टी में 2 पी बाई एम तो कॉन्स्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। ओके, सो यहाँ पर एक्चुअली रूट रखना भूल गया था, तो ये भी रूट में होगा, एंड दैट मीन्स ये रूट टी होगा, एंड रूट टी है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा रूट 2 पी बाई एम तो होगा, रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। ओके, एंड द बाउंड्री लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू टी ओनली बिकॉज इनिशियली इट वॉज एट ओरिजिन। तो ये फाइनली एक्स हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू रूट 2 पी बाई एम टी रेस टू 3/2। अब ऑप्शंस में अगर देखोगे तो टी बाकी सब कुछ रूट के अंदर ले लिया, तो जो हमारा 2/3 है उसको भी रूट के अंदर ले लेते, तो रूट के अंदर लेंगे तो 4/9 हो जाएगा, एंड ऑलरेडी एक 2 है तो 8/9 पी हो जाएगा, एंड बाहर रहेगा टी रेस टू 3/2। सो 8p/9 एम रूट में बाहर रहेगा टी रेस टू 3/2 विच इज़ ए ऑप्शन। ओके, दैट्स ऑल। आई होप आपका पेपर आपको जो सॉल्यूशन है समझ में आया होगा।